अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हुआ, किस तरीक़े के हालात वहाँ पर हैं, वो आपके सामने रखने हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वज़ीर आला है, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ बयानबाज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी दावे कर रहे हैं, ऐसे भी बातें बयान कर रहे हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि जो सियासी रहनुमाओं का, मुस्लिम सियासी रहनुमाओं के जो कत्ल की वारदातें पेश आई थी या उनकी जो पुरअसरार मौतें हुई थी, उनमें हुकूमत का हाथ था। वही ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के ताल्लुक से तुर्किया के रेस्क्यू ग्रुप की इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या निकल कर आया है वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ कई सारी और भी अहम खबरें हैं जो आपके सामने पेश की जाएंगी। तो नाज़रीन, देखते रहिए खबरनामा। नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर समझ लें कि जो वीडियो आप पसंद करते हैं उसे लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब करते हैं तो उससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और यही जो है यूट्यूब का सिस्टम है। अगर आपको हमारी भी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुफ्त में आप हमारा ताउन कर सकते हैं। गज़ा की पट्टी एक और रात इसराइली फ़ज़ाई हमलों, तोपखाने से फायर और ड्रोन हमलों की जद में आई है, जिसके नतीजे में शिमाल में जबालिया से लेकर जुनूब में रफ़ा शहर तक जानी नुकसान हुआ है। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली गज़ा की जबालिया पनागुज़ीन कैंप में गहराई तक घुसकर एक अस्पताल पर तोपखाने और स्नाइपर फायरिंग से हमला किया है और रिहायशी इलाकों को टैंक और फ़ज़ाई बमबारी से तबाह किया है। इसराइली फोर्सेस एक बार फिर गज़ा के अस्पतालों पर लगातार हमला कर रही है, जिनमें शिमाली कस्बे बैतलाहिया में कमाल अदवान अस्पताल भी शामिल है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने बताया था कि वहाँ की क्या हालत है। अब फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि कमाल अदवान पर हमले के वक्त तकरीबन 150 तिब्बी अमला और दर्जनों मरीज़ मौजूद थे, जिनमें ICU के पेशेंट भी शामिल हैं, कुछ नवज़ायदा बच्चे भी शामिल हैं। कहा गया है कि ये वहाँ से लोगों को इनखला करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद इसराइली फायरिंग के नतीजे में वहाँ से लोगों को निकलना पड़ा और कई सारे लोग जो है फिर से वहाँ से बेघर हो गए। वहीं इसराइल के रफ़ा पर ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फ़राहमी रोकने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमलों की वजह से उनके ट्रक गज़ा में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि इसराइल के रफ़ा पर हमले तेज़ होने वाले हैं, क्योंकि अब अमरीकी एहलकार ने एक बयान दिया है कि इसराइल ने रफ़ा पर जारी ज़मीनी हमले के हवाले से जो बाइडन के बहुत से खदशात को दूर कर दिया है। बता दें कि अब तक अमेरिका ये कह रहा था कि इसराइल का रफ़ा पर हमला महदूद होगा और वो रफ़ा पर हमले के हक़ में नहीं है, और अगर वो रफ़ा पर हमला करता है तो फिर वो उसका साथ नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो है अमेरिका की तरफ से सामने आई थी, और जब अब वहाँ हमले तेज़ हो गए हैं तो अमेरिका अब ये कह रहा है कि इसराइल ने उनके खदशात दूर कर दिए हैं। मालूम है कि पूरी गज़ा पट्टी से जो बेघर होने वाले अफराद थे वो छोटे से रफ़ा इलाके में आकर रहने को मजबूर हो गए थे, और अब वहाँ से भी जो है तकरीबन 9 लाख लोग नकल मकानी को मजबूर हो गए हैं। ऐसी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। वही अमेरिका को 130 से रकमालियों की फ़िक्र तो है, लेकिन लाखों फ़लस्तीनियों की उसकी यहाँ कोई कीमत नहीं है, जो कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के दोहरे मेयार को भी जो है वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है। वही हमास भी जो है वो इसराइली फ़ौजियों के साथ लगातार लड़ रहा है, और हमास के हमले भी जो है वो जारी हैं। इसराइली टैंकों और फ़ौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमास के मुसल्लह विंग ने वीडियो जारी की है, जिसमें वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों और इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हालात हैं गज़ा के। वहीं किसी भी वक्त जंगी मुजरिम और बच्चों के कातिल नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट ICC की जानिब से जारी हो सकता है। इस वजह से इसराइली हुकूमत में हलचल मच गई है। वहाँ से वारंट रुकवाने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो या दूसरे मगरबी ममालिक हों, वो अब भी इसराइल की हिमायत में खड़े हुए हैं, और इसराइली हुकूमत भी जो है ऐसे ऐसे बयानात दे रही है कि ICC को ही यहूद मुखालिफ करार दिया जा रहा है। हालांकि इंसानी हुकूक तंजीमों ने आलमी अदालत के फ़ैसले का खैर मकदम ज़रूर किया है। और इसराइली हुकूमत इस कदर झल्ला गई है कि उनके जंगी जराइम को बेनकाब करने वाले मीडिया इदारों के ख़िलाफ़ अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। अल जज़ीरा पर इसराइल में पाबंदी पहले से लगा दी गई थी, लेकिन अब अमरीकी मीडिया इदारे जो उनके ही प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसराइली हुक्काम ने एसोसिएटेड प्रेस AP का एक कैमरा और नशरियाती सामान कब्जे में लिया है, जिसमें न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन पर अल जज़ीरा को तस्वीर फराहम करके मीडिया के एक नए कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अल जज़ीरा उन हज़ारों क्लाइंट्स में शामिल है जो AP और दीगर न्यूज़ तंजीमों से लाइव वीडियो फीड वसूल करता है।
वहीं AP ने इस इक़दाम की मजम्मत की है और हुकूमत पर हाल ही में मंजूर शुदा गैर मुल्की मीडिया कानून का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। वो एक मुस्बत खबर जो सामने आई है वो ये है कि नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। बता दें कि हालिया कुछ महीनों में इसराइल के हमले के बाद से लगातार कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है और कईयों ने इस पर गौर भी शुरू कर दिया है और ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। जैसे जैसे इंतखाबात अगले मराहिल में पहुंच रहे हैं, BJP रहनुमा बेलगाम होते जा रहे हैं। अपने तरक्याती कामों पर वोट मांगने का सिलसिला तो पहले मरहले की वोटिंग के बाद ही बंद हो गया था और हिंदू मुस्लिम बयानबाजी का वहां से ही आगाज शुरू हो गया था, लेकिन अब तो BJP रहनुमा खुद अपने ओहदे तक का पासो लिहाज नहीं रख रहे और खुले मंच से ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जो उनकी मुस्लिम दुश्मनी को बयान करने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने योगी के बुलडोज़र राज की तारीफ़ की थी और अपोजिशन पर राम मंदिर पर बुलडोज़र चलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अक्सरियती तबके को वरगलाने की कोशिश की थी। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कह दिया कि यूपी में कोई भी सड़कों पर अब नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मसाजिद ने अपने माइक हटा लिए हैं। आइंदा 5 वर्षों में लोग मसाजिद के अजानों को भी भूल जाएंगे। इस तरह का शरंगेज बयान उनकी तरफ से सामने आया है। एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है और किस रूप में दे सकती है इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। वहीं उन्होंने एक और बयान दिया जिसे आप खुद सुन लीजिए और खुद कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की बातों का मतलब क्या निकलता है। क्या ये उन रहनुमाओं के कत्ल में हुकूमत के हाथ होने का एतराफ़ कर रहे हैं? सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। आखिर मुस्लिम दुश्मनी में किस हद तक जा सकते हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है उनके बयानों के जरिए से। वहीं बेंगलुरु की उकला तंजीम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुसलमानों के बारे में योगी आदित्यनाथ के नफरत आमेज़ और फिरका वाराना फसादात को उकसाने वाले बयानात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयानात से भारत के सेकुलर रियासत होने के इमेज और साख को नुकसान पहुंचा है। दुनिया में भारत की ये साख आइन ने बनाई है जिसकी वज़ीर आला ने खुली खिलाफ वर्जी की है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन जमातों की जानिब से जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और लगातार BJP रहनुमाओं की इश्तिहाल-अंगेज़ बयानात के बावजूद उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायतें दर्ज करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कमीशन ने BJP को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे बोल लें, जो चाहे कर लें, उन पर कोई कार्रवाई होती हुई तो नज़र नहीं आ रही। वहीं लोकसभा इंतखाबात के 5 मरहले मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान पोलिंग उम्मीद से कम हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को यकीन है कि उसे उन 5 मरहलों में ही 300 से ज़ायद सीटें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी यही दावा कर रहे हैं कि पहले 5 मरहलों में BJP की क़यादत वाली NDA को 301 सीटें मिल चुकी हैं। याद रहे कि पोलिंग के अभी 2 मरहले बाकी हैं जो कि 25 मई और 1 जून को मुकम्मल होंगे, जबकि 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जो कि BJP पर मुसलसल हमला कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अगर इंडिया को बचाना है तो इंडिया अलायंस को जिताना होगा। केजरीवाल ने कहा कि इंतखाबात का 5वां मरहला मुकम्मल हो चुका है। जैसे जैसे इंतखाबात हो रहे हैं ये वाज़ेह होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। वही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर मोदी पर झूठ फैलाने की सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो झूठ बोलकर इक़्तिदार में आए हैं और गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं।
کانگریس صدر نے کہا کہ اب لوگ وزیر اعظم کے جھوٹ سے تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے بی جے پی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہوئے انتخابات میں بی جے پی کی یقینی شکست دیکھ کر نریندر مودی گھبرا گئے ہیں اور الٹے سیدھے بیانات ان کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ ان کو اکثریت ملے گی اور بی جے پی جو دعوے کر رہی ہے وہ ان کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوں گے، جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اس دوران یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ این ڈی اے کو 5ویں مرحلے تک 301 سیٹیں مل گئی ہیں اور اگلے 2 مرحلوں میں ان کا اتحاد 400 کے پار سیٹیں جیت لے گا۔ بہرحال دعوے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو 4 جون کو صاف ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ ریکارڈ میں کوئی واضح غلطی نہیں ہے۔ 11 دسمبر کو سنائے گئے فیصلے میں سی جے آئی چندرچوڑ کی سربراہی والی آئینی بینچ نے آئین کے آرٹیکل 3A کے تحت لداخ کو دیے گئے مرکز کی زیر انتظام علاقے کی حیثیت کو برقرار رکھا تھا، تاہم اس نے اس سوال پر بحث ہی نہیں کی کہ آیا پارلیمنٹ کسی ریاست کو ایک یا زیادہ یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر کے اس کے کردار کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ سوال باقی تھا، اس کو لے کر اب درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور ضلع واقع سرکاری اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کو بخار کے لیے دی جانے والی دوا پیراسیٹامول سی بی پیڈیاٹرک اورل سسپینشن جانچ میں ناکام ہو گئی ہے اور اس معاملے میں اب سنگین لاپرواہی سامنے آ رہی ہے۔ جانچ میں اس دوا کے فیل ہونے کی خبر ملتے ہی محکمہ صحت حرکت میں آ گیا ہے اور اس معاملے میں سی ایم ایچ او ڈاکٹر سنجے مشرا کا کہنا ہے کہ ایلگن اسپتال میں سپلائی کیے گئے اورل سرپ میں تھکا جم گیا تھا، اس وجہ سے بوتل کو ہلانے کے بعد بھی دوا ٹھیک طرح سے گھل نہیں رہی تھی۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جانچ کی رپورٹ آنے میں 8 ماہ کا وقت لگ گیا اور اب تک تقریباً 98% دوا استعمال کر لی گئی ہے۔ یہ دوا نوزائیدہ بچوں سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کو دی جاتی ہے اور اس طرح کی ایک بڑی لاپرواہی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ملک میں 2 طرح کا موسم اب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف شمالی ہندوستان کی بات کریں تو وہاں زیادہ تر ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے، تو دوسری جانب جنوبی ہندوستان میں موسلادھار بارش دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راجستھان، پنجاب، ہریانہ، دہلی، یو پی، مدھیہ پردیش اور گجرات میں گرمی کی شدید لہر 25 مئی تک جاری رہے گی، جبکہ کیرلا، تمل ناڈو اور کرناٹک وغیرہ میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ دہلی میں گرمی کی شدید لہر 25 مئی تک جاری رہے گی۔ اس دوران تیز گرم ہوائیں چلیں گی اور دن کا درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والی ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق کیرل اور جنوبی تمل ناڈو میں کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر کے کچھ حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ کولکتہ ہائی کورٹ کے جج نے اپنی ریٹائرمنٹ تقریب میں کہا ہے کہ وہ اب راشٹریہ سوئم سیوک یعنی کہ RSS کو زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ بچپن سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ تقریر میں RSS کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب وہ RSS کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری برقرار رکھنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ سمیت ان کے فیصلوں کے مبصرین نے ہمیشہ ان سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ وہیں بتا دیں کہ جسٹس داس کلکتہ ہائی کورٹ کے دوسرے جج ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں اپنے سیاسی جھکاؤ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل اسی ہائی کورٹ کے جج رہے ابھیجیت گنگوپادھیائے، جو کہ اس سال مارچ میں عدالت سے استعفیٰ دے کر فوراً بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے، اب وہ لوک سبھا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ججز کی جانب سے اس طرح کے بیانات ان کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ NIA نے مشہور رامیشورم کیفے دھماکہ کیس میں منگل کو ایک سافٹ ویئر انجینئر کو گرفتار کیا ہے۔ NIA نے اننت پور ضلع کے رائے درگم میں چھاپے کے بعد اسے گرفتار کیا ہے۔ وہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے۔ NIA کا دعویٰ ہے کہ ملزم سافٹ ویئر انجینئر کچھ عرصے سے مبینہ طور پر دہشت گردوں سے رابطے میں تھا۔ NIA اسے پوچھ تاچھ اور دھماکے کی کڑیاں جوڑنے میں مصروف ہے۔ NIA اس سے پوچھ تاچھ اور دھماکے کی کڑیاں جوڑنے میں مصروف ہے۔ گرفتار شدہ شخص ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر عبدالغفور کا بیٹا ہے، جو کہ ناگولا بھاوی اسٹریٹ رائے درگم میں رہتے ہیں۔ NIA کے اہلکاروں نے 3 دنوں تک رائے درگم میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر عبدالغفور کے گھر پر چھاپہ ماری کی تھی۔ حکام نے رامیشورم کیفے دھماکے کے ملزم سہیل کے بنگلور کے کمرے میں جہاں وہ کرائے پر رہتا تھا وہاں سے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ جس وقت اسے گرفتار کیا گیا تھا اس وقت سہیل کے گھر سے ہی کام کر رہا تھا۔ سہیل کا سیل فون اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیا گیا تھا اور اسے رائے درگم پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔
वहीं सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे जापान को मुलतवी कर दिया है। अरब मीडिया के हवाले से कहना है कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान को फेफड़ों की सोजिश का सामना है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमारवा की तबीयत नासाज होने के बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरे जापान भी मुलतवी कर दिया है। उन्हें 20 था 23 मई जापान का दौरा करना था। वहीं तुर्किया के रेस्क्यू ग्रुप की इब्तिदाई तहक़ीक़ात में इंकशाफ किया गया है कि जिस हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हुई थी, उसमें या तो सिग्नल भेजने वाला आला या तो बंद था या तो उसमें नस्ब ही नहीं किया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि उसके अलावा ईरानी हुकूमत को पहले ही पुराने हेलीकॉप्टरों की ख़राब हालत से मुताल्लिक़ खबरदार किया गया था। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि हुक्काम की जानिब से एक मेमो में ईरानी हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो अपने सियासी कायदीन और अहम शख्सियात के लिए 2 रूसी हेलीकॉप्टर ख़रीदे, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टरों की हालत ठीक नहीं थी, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया था। बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर पर ईरानी रहनुमा सवार थे वो 45 साल पुराना मॉडल था। क़ब्ल अज़ी साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे चुके हैं। सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि हेलीकॉप्टर हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी पाबंदियों पर आयद होती है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ही ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।